24 मई 1950 फीफा को एक टेलीग्राम मिलता है इंडिया से। उस टेलीग्राम में सिर्फ इतना लिखा था कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। कोई रीज़न नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं। एक फॉलोअप लेटर प्रॉमिस किया गया था जिसमें पूरी वजह बताने वाले थे, बट वो लेटर आज तक 76 साल बाद भी कभी भी नहीं मिला। इंडिया जो वर्ल्ड कप खेल सकता था, जिसने क्वालिफाई किया था, उसने खुद अपना मौका छोड़ दिया और असली वजह आज तक हमें अभी तक नहीं पता। इस वीडियो में 3 चैप्टर्स होंगे और मैं इस मिस्ट्री के बारे में आपको जितनी इन्फो दे सकता हूँ आपको सब दूंगा, और एंड में आप खुद फिगर आउट करना कि एक्चुअल वजह क्या हो सकती है। कहानी शुरू होती है 1948 से, लंदन ओलंपिक से। आज़ादी के सिर्फ 1 साल बाद इंडिया ने अपना पहला एवर इंटरनेशनल मैच खेला था फ्रांस के अगेंस्ट प्रिलिमिनरी राउंड में। टीम के कई प्लेयर्स कैप्टन टेलीमरन ओ समेत बिना जूते के खेले, सिर्फ कुछ लोगों ने सॉक्स पहने थे। ब्रिटिश मीडिया स्टन्ड रह गए थे। डिफेंडर रमन ने इंडिया का सबसे पहला इंटरनेशनल गोल किया था। इस इंडियन टीम ने फ्रांस को 89 मिनट तक 1-1 तक रोक के रखा था। आखिर में 2-1 हार गए थे, वो अलग बात है, बट फिर भी ये हार तो ज़रूर थी, लेकिन पूरी दुनिया ने नोटिस की थी हार। एक नया आज़ाद देश अपने पहले ही इंटरनेशनल आउटिंग में एक यूरोपियन टीम को इतनी बढ़िया टक्कर देके गया है। इंडिया को किंग जॉर्ज 6 ने एक मिलने का इनविटेशन भी दिया था और वहीं से उनको अपना फेमस कोट मिला, बेयरफुट वॉरियर्स। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। 1950 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया को एक क्वालिफाइंग ग्रुप में रखा गया था, बर्मा और फिलीपींस के अगेंस्ट, और दोनों टीम्स विड्रॉ कर गई थी। बर्मा अभी इंटरनेशनल फुटबॉल में नया था। फिलीपींस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इकोनॉमिकली तबाह हो चुकी थी। उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे टीम को भेजने के। मतलब इंडिया बिना एक भी मैच खेले सीधा क्वालिफाई हो गया था वर्ल्ड कप के लिए। ये पहली और आज तक आखिरी बार है कि इंडिया क्वालिफाई किया था वर्ल्ड कप के लिए इतना ईजिली। 22 मई 1950 को रियो दे जेनेरो में ऑफिशियल ड्रॉ हुआ था। इंडिया का नाम अनाउंस हुआ ग्रुप 3 में, साथ में स्वीडन, पैराग्वे और डिफेंडिंग चैंपियंस इटली। सोचिए, इंडिया वर्ल्ड कप के ऑफिशियल ड्रॉ में अपना नाम सुन रहे थे सिर्फ 2 साल बाद आज़ाद होने के, और ये ग्रुप जेन्युइनली विनेबल भी था। पैराग्वे इस टूर्नामेंट का सबसे वीक टीम था जो उनके ग्रुप में था। सब कुछ रेडी था, टीम्स भी क्वालिफाई हो चुकी थी, ग्रुप्स अनाउंस हो चुके थे, न्यूज़पेपर में खबर छप चुकी थी, और फिर सिर्फ 2 दिन बाद 24 मई 1950 को ड्रॉ के सिर्फ 2 दिन बाद AIFF ने फीफा को टेलीग्राम भेजा। बिना किसी रीज़न के इंडिया ने अपना स्पॉट छोड़ दिया था, और उसके बाद से हिस्टोरियंस ने 3 अलग थियोरीज ट्रैक की है। कोई भी एक कंफर्म नहीं हो पाई है। चलिए तीनों थियोरीज हम इन डेप्थ देखेंगे अब। थियोरी नंबर 1, पैसे। AIFF ने बोला था कि ट्रैवल कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन फीफा खुद ऑलरेडी अग्री कर चुका था कि वो सारा ट्रैवल कॉस्ट बेयर कर लेंगे। और इससे भी ज़्यादा IFA बंगाल और मैसूर फुटबॉल एसोसिएशन जैसे स्टेट बॉडीज़ ने खुद ऑफर किया था फाइनेंशियल हेल्प के लिए। मतलब पैसे जब जेन्युइनली अवेलेबल थे तब भी AIFF ने मना कर दिया था। तो ये थियोरी पूरी तरीके से नहीं टूटी, लेकिन अकेली वजह तो नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। थियोरी नंबर 2, सबसे ज़्यादा बिलीवेबल। AIFF प्रेसिडेंट थे उस समय मोइन उल हक। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें जेन्युइन डर था कि ये एमेच्योर इंडियन टीम प्रोफेशनल यूरोपियन और साउथ अमेरिकन टीम्स के अगेंस्ट बैडली ह्यूमिलिएट हो जाएगी। और ये सिर्फ पैरानोया भी नहीं था। इंडिया में डोमेस्टिक मैचेस उस वक्त बस 70 मिनट्स के होते थे, 90 नहीं। तो फिटनेस और स्टैमिना उनको लेकर बहुत जेन्युइन कंसर्न्स थे उनके। सोचिए उनकी पोजीशन। 1948 में इतनी रिस्पेक्ट कमाई थी उन्होंने। अगर वर्ल्ड कप में कोई मैच में वो 8-0, 9-0 हार जाते तो जो छोटी मोटी रिस्पेक्ट उन्होंने कमाई थी वो भी चली जाती। और थियोरी नंबर 3, जो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है, उस वक्त के इंडिया के लिए ओलंपिक्स ही सबसे बड़ा टूर्नामेंट था, वर्ल्ड कप नहीं। वर्ल्ड कप प्रोफेशनल टूर्नामेंट था, उससे कंपेयर तो ओलंपिक्स एमेच्योर था। और इंडिया का पूरा फुटबॉल स्ट्रक्चर, पूरा रिस्पेक्ट एमेच्योर स्टेटस पे ही बेस्ड था। कुछ ऑफिशियल्स को डर लग रहा था कि अगर उनके प्लेयर्स वर्ल्ड कप में खेले और ह्यूमिलिएट हो गए तो उनकी ओलंपिक एलिजिबिलिटी पे भी सवाल उठने लग जाते। साइलेन मना, जो टीम के कैप्टन होते थे उस समय,
उन्होंने खुद कहा, हमें वर्ल्ड कप के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं था। अगर हमें सही इन्फॉर्मेशन दी होती हम खुद इनिशिएटिव लेते। हमारे लिए उस समय ओलंपिक्स एक भगवान था यार। और अब सबसे क्रेजी पार्ट, टेलीग्राम के बाद एआईएफएफ ने फीफा को एक डिटेल लेटर भेजने का प्रॉमिस किया था, जिसमें इन तीनों में से एक रीज़न तो लिखा ही होता। वो लेटर आज तक किसी आर्काइव में भी नहीं मिला। फुटबॉल हिस्टोरियंस ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं। फीफा के रिकॉर्ड्स में एआईएफएफ के पुराने पेपर्स में कोई ऑफिशियल रिटन एक्सप्लेनेशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मतलब 76 साल बाद भी कोई डेफिनेटली ये नहीं बोल सकता कि असल में रीज़न क्या था। 3 थियोरीज है लेकिन एक भी कंफर्म नहीं हुई है। ये सिर्फ एक फुटबॉल का डिसीजन नहीं है, ये हिस्ट्री का एक अनसॉल्व्ड केस है। अब तक हमने देखा है कि इंडिया क्यों नहीं गई। अब असली सवाल आता है, अगर वो जाते तो कुछ उखाड़ भी पाते? ये सिर्फ रैंडम गेसवर्क नहीं है। फुटबॉल हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स ने खुद से एनालिसिस लगाया है, मैच बाय मैच, अपोनेंट बाय अपोनेंट, और जो उन्होंने पाया वो काफ़ी सरप्राइजिंग था। उनमें से एक एक्सपर्ट मैं भी हूँ बाय द वे। सबसे पहले पैराग्वे, और ये इंडिया के लिए सबसे विनेबल मैच था। एक्चुअल टूर्नामेंट में पैराग्वे अपने ग्रुप में सबसे नीचे थे, एक भी मैच नहीं जीते, एक भी मैच ड्रॉ भी नहीं किया वर्ल्ड कप में उन्हें। फुटबॉल एक्सपर्ट्स जिन्होंने अपना एनालिसिस लगाया उनका क्लियर ओपिनियन था, इंडिया का पैराग्वे के अगेंस्ट क्लियर स्ट्रॉन्ग चांस था। सोचिए, ये इंडिया का पहला अगर वर्ल्ड कप मैच हो सकता था, और ये एक ऐसा अपोनेंट था जो खुद टूर्नामेंट का सबसे वीक टीम था। अगर इंडिया कोई मैच जीती तो वो यही मैच होता यार। अब बात करते हैं इटली की, 2 बार वर्ल्ड कप डिफेंडिंग चैंपियंस। कागज़ पे तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स थे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ महीने पहले ही एक प्लेन क्रैश में पूरी टोरिनो क्लब की टीम ख़त्म हो गई थी, जिसमें इटली के 8 से ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स थे। ये उनकी नेशनल टीम के बैकबोन थे ये सारे प्लेयर्स। एक्सपर्ट्स ने खुद लिखा है, इस ट्रेजेडी ने उनकी क्वालिटी और मेंटल स्टेट को इतना इम्पैक्ट किया है कि जो इटली की टीम जो 1938 में वर्ल्ड कप जीती थी और ये वाली टीम बिल्कुल अनरिकग्नाइजेबल थी। ये एक घायल और इमोशनली ब्रोकन टीम थी। मतलब जिस टीम से इंडिया सबसे ज़्यादा डरती थी वो खुद अपने सबसे कमज़ोर पॉइंट पे थे। ये एक अपसेट तो इस मैच में जेन्युइनली पॉसिबल था मेरे हिसाब से भी। और फिर स्वीडन जो इवेंचुअली इस ग्रुप से आगे निकले अनबीटन और पूरे टूर्नामेंट में 3rd फिनिश किए, बेस्ट यूरोपियन टीम बन के। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, स्वीडन की अपनी फेडरेशन का एक रूल बनाया था, कोई भी प्रोफेशनल प्लेयर उनकी टीम के लिए नहीं खेल सकता। मतलब उनके 6 बेस्ट प्लेयर्स जो 1948 ओलंपिक्स के बाद प्रोफेशनल प्लेयर्स बन गए थे, उन्हें वर्ल्ड कप में खेलने का मौका ही नहीं मिला। मतलब स्वीडन ने ये वर्ल्ड कप पूरी तरह एमेच्योर प्लेयर्स के साथ खेला था और फिर भी 3rd पोजीशन पे तो फिनिश किए थे वो। ये बताता है कि उनका एमेच्योर लेवल भी कितना ऊपर है। तो हाँ, स्वीडन इंडिया के लिए सबसे टफ मैच होता। शायद इंडिया ये मैच हार भी लेता, लेकिन ये कोई इम्पॉसिबल अपोनेंट भी नहीं था। ये एक बीटेबल एमेच्योर रूल से बंधी हुई टीम थी। रियलिस्टिक सिनेरियो शायद ये होता, इंडिया पैराग्वे को हराता या ड्रॉ करता, इटली के अगेंस्ट बहुत क्लोज मैच होता और शायद हारते या जीतते, और स्वीडन के अगेंस्ट आई थिंक मोस्ट लाइकली हारते ही। मतलब शायद ग्रुप से आगे नहीं निकलते, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल कम्पिटिटिव शोइंग तो दिखाई देते यार। और ये सबसे बड़ा पंच है जो इस पूरी कहानी का है। एआईएफएफ को डर लग रहा था ह्यूमिलिएशन से, लेकिन जो एनालिसिस कह रहा है वो दिखा रहा है कि इंडिया एम्बैरेस नहीं होता, इंडिया थोड़ा कम्पिटिटिव होता। वो डर खुद ही एक मिथ था, और वो लेटर जो असली वजह बता सकता था वो शायद कभी नहीं मिल पाएगा। आपको क्या लगता है, तीनों थियोरीज में सबसे ज़्यादा बिलीवेबल कौन सा है? कमेंट में बताओ। तब तक के लिए जय हिंद।